नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्ट्रो क्लिनिक में बात करेंगे कुंभ लगन या राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए आप ये जानना ज़रूरी है आपका कि अगर आपका 11 नंबर पहले घर में लिखा हुआ है बर्थ चार्ट में, यानी एक्वेरियस असेंडेंट, तभी आप कुंभ लगन के हैं। और अगर चंद्रमा यहीं मौजूद है तब आप कुंभ राशि के भी हैं। अगर चंद्रमा कहीं और मौजूद मौजूद है, यानी आपका राशि अलग है, तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए और कंबाइन करके ही निष्कर्ष पर पहुंचे। जो आप सामने देख रहे हैं, ये 1 अक्टूबर में आपके लगन या राशि के हिसाब से प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड हैं वो है, और पूरे महीने ये कैसे मूव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और बाद में ये भी जानेंगे कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें आपके लिए अच्छे रहेंगे। दोस्तों, किसी भी कुंडली को जज करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले पहले घर के मालिक की स्थिति देखनी ज़रूरी होती है। आपके केस में पहले घर के मालिक बनते हैं शनिदेव, और ये पहले ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है वो काफ़ी बली हैं। भले ही वो विपरीत चल रहे हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं शनिदेव बली अवस्था में ही हैं। दोस्तों, 5वें घर के मालिक बुध देव होते हैं, और 5th हाउस के जो मालिक बुध देव हैं प्लस 8th हाउस के भी हैं, ये 8th हाउस में ही बैठे हुए हैं। बुध का 8वें घर के मालिक का होना और 8वें घर में बैठा होना कहीं ना कहीं ये रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये विपरीत राजयोग में भी चल रहे हैं क्योंकि लगन के मालिक स्ट्रांग हैं। यानी आपको एकदम से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है जो आपने सोचा हुआ ना हो। कहीं भी आपने पैसे लगा रखे थे, एकदम से आपको मिल सकते हैं। फैमिली का कुछ एकदम से कुछ अच्छे कार्य फैमिली में हो सकते हैं। और जब बुध देव चले जाएंगे 18 तारीख को तुला में, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाके बैठ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र देव की। ये आपकी कुंडली के 9th हाउस के मालिक हैं और 4th हाउस के यानी सुख भाव के और भाग्य भाव के, और ये भी चल रहे हैं 8वें घर में। और 1 तारीख को ये चल रहे हैं 7वें घर में, जहाँ ये 1 तारीख को आएंगे सिंह राशि में। तो दोस्तों, 9वें घर के मालिक यानी त्रिकोण के मालिक का केंद्र में बैठा होना और 7वें घर के साथ और 9वें घर का राशि परिवर्तन होना, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही दर्शाता है क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण के साथ राशि परिवर्तन में आ गया। दोस्तों, चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और यानी ये सामने जो आपने 12 घर देख रहे हैं, ये इन पूरों का चक्कर लगा लेते हैं 28 दिनों के अंदर। तो चंद्रमा का फल जो होता है बहुत फास्ट मूविंग होने की वजह से ये देखना होता है कि किस दिन किस घर में बैठे हुए हैं या किस प्लेनेट के साथ युति में है या दृष्टि में। ब्रॉडली स्पीकिंग, जब भी चंद्रमा 6ठे 8वें या 12वें में जाते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता। आपके केस में जब ये 6ठे घर में आते हैं तब ये विपरीत राजयोग में आ जाते हैं, और 8वें घर में जब ये जाते हैं तब फिर ये विपरीत राजयोग में होते हैं, और 12वें घर में भी विपरीत राजयोग में होते हैं। यानी आपकी कुंडली में इनकी जो स्थिति है उस हिसाब से ये तय होगा कि ये विपरीत राजयोग आपके लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और विपरीत राजयोग तभी काम करता है जब लगन का मालिक स्ट्रांग हो। यानी आपकी कुंडली में अगर शनिदेव बली पोजीशन में है तो आप विपरीत राजयोग का फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो कैलेंडर में आप ये डेट्स वैसे ही मार्क कर लें जब चंद्रमा इन घरों में गोचर कर रहे होंगे। और चंद्रमा 17-18 तारीख को 10वें घर में होंगे, जहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं 8 नंबर राशि में। और 17-18 तारीख को मंगल देव जो इस घर के मालिक हैं वो आ चुके होंगे 9th हाउस में, तो इसलिए नीच भंग इनका हो जाएगा। यानी चंद्रमा नीच के में होके भी अच्छा रिजल्ट ही देंगे क्योंकि उनका नीच भंग हो जाएगा। सूर्य देव आपकी कुंडली के 8th हाउस में चल रहे हैं और 17 तारीख को ये चले जाएंगे 9th हाउस में। दोस्तों, सूर्य या चंद्रमा जो इनको एक ही घर प्राप्त होते हैं, या देवताओं के गुरु बृहस्पति या शुक्र, ये 6, 8, 12 में भी जाते हैं तो कितना बुरा करेंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है ये वैसे तो शुभ प्लेनेट है। चलो, सूर्य तो फिर भी हम मानते हैं, लेकिन शुभ प्लेनेट अगर बुरे घर में भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तो देते हैं। सूर्य देव का 8वें घर में जाना 7वें घर का मालिक होके, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की वाणी उग्र हो सकती है क्योंकि ये स्पाउस की वाणी का घर है। वहीं इन लॉज के प्रति भी कोई थोड़ा सा आपको मन मुटाव दिख सकता है। और जैसे ये 17 तारीख को चले जाएंगे
नाइन्थ हाउस में, यहाँ से स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएंगी। यानी अगर आप सूर्य के रिलेटेड आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट टेंडर भरना पड़ता है या सरकारी नौकरी में है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ 17 अक्टूबर के बाद आपके पक्ष में आ जाएंगी। अगर कुछ आपने इम्पोर्टेंट फैसला लेना है या अप्लाई करना है तो 17 तारीख के बाद ही करें। मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव आपकी कुंडली में थर्ड हाउस यानी साहस पराक्रम या छोटे भाई बहन का घर, और वहीं पे आपके 10th हाउस यानी नौकरी भाव के भी मालिक हैं। यानी एक केंद्र का घर और एक तीसरा घर, और ये बैठे हुए हैं 8वें घर में, और यहाँ से ये ट्रांजिट कर जाएंगे 3 तारीख को 9वें घर में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मंगल देव का भी ट्रांजिट 3 तारीख के बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो अपने घर को देखेंगे जो तीसरा घर है, और वहीं वो अपनी 8वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे, और कहीं ना कहीं मंगल भूमि के कारक हैं। और वहीं नौकरी में भी स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। अगर आप कुछ भी जॉब का चेंज प्लान कर रहे थे तो 3 तारीख से पहले प्लान कर सकते हैं। उसके बाद से जॉब जो आप करंटली कर रहे हैं उसमें स्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। आने वाले कुछ महीने वैसे भी मंगल देव का ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा ही होने वाला है, वो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। और वैसे भी ये कालपुरुष की कुंडली में 9वां घर बृहस्पति का होता है, और मंगल जो होते हैं वो बृहस्पति के मित्र हैं, तो यानी यहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। बृहस्पति देव की बात करें, बृहस्पति देव आपके केस में मालिक होते हैं 2nd हाउस के और 11th हाउस के, यानी धन के और लाभ के। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं, क्योंकि हर किसी को धन और लाभ तो चाहिए ही। दोस्तों कहीं ना कहीं बृहस्पति देव पीड़ित चल रहे थे अप्रैल से, क्योंकि राहु के साथ युति में थे, और जैसे जैसे इनकी राहु से दृष्टि या राहु से डिग्री वाइज दूरी बहुत बढ़ती जा रही है, तो बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। यानी आपके छोटे भाई बहन को कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या आपको लग रहा था आपके अंदर साहस पराक्रम की कमी हो गई है, या आपको लग रहा था धन का फ्लो अच्छा नहीं है, या ओवरऑल गेन आपके अच्छे नहीं बढ़ रहे, तो ये आपके इस महीने काफ़ी अच्छे होते चले जाएंगे। और उसके अलावा आपके जो आने वाला पीरियड है वो भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। यानी बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आपके पक्ष में रहेगी। दोस्तों राहु और केतु डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं, और महीने के एंड में तो ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। यानी राहु चले जाएंगे 2nd हाउस में और केतु आ जाएंगे 8th हाउस में। तो इसकी हम चर्चा तब करेंगे, और आपको मैं उपाय भी तब बताऊंगा। गज केसरी राजयोग तब बनता है जब बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो या केंद्र के संबंध में हो। ये पैसे के फ्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारे लोग जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स हैं, वो इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इन डेट्स में की हुई रिजल्ट्स आपको अच्छे देते हैं फाइनेंशियली। तो इसलिए आप इसका थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 और 28-29 तारीख को ये बनेगा 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में 1, 2, 3 तीसरा घर बुध का होता है, और बुध बुद्धि, फाइनेंस, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो इसलिए आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर इन चीज़ों में है, यानी मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 और 8 तारीख को ये बन जाएगा 6ठे घर का। तो इस पीरियड में धन लेना और देना बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि रोग, शत्रु, दुर्घटना का ये घर होता है। और कहीं ना कहीं आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करें तो सोच समझ के ही करें, क्योंकि विपरीत राजयोग भी तभी काम करेगा जब कुंडली का मालिक स्ट्रांग हो। वहीं दोस्तों जब 14, 15, 16 तारीख होगी, ये बन जाएगा ये बन जाएगा 9वें घर का। तो 9वें घर का घर जो होता है ये बृहस्पति का ही होता है कालपुरुष की कुंडली में। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब ये मंगल के साथ होंगे तो चंद्र मंगल राजयोग में आ जाएंगे, और सूर्य के साथ भी होंगे। आप जानते हैं कि सूर्य का मैंने बताया था 17 को ट्रांजिट करेंगे, तो ऑलमोस्ट उस पीरियड में जब ये 14, 15, 16 यानी 16 तारीख को बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका अच्छा रहेगा। यानी 16, 17 को आपके स्पाउस के भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या उस सब का फ़ायदा हो सकता है, या जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स का। 21, 22 तारीख को ये बन जाएगा 12th हाउस का। 12th हाउस खर्चे का या विदेश का या हॉस्पिटल का होता है। इस पीरियड में हो सकता है आपके कुछ पैसे ऐसे खर्च हो जाएं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हों, लेकिन अगर आप इस पीरियड में कहीं वीज़ा अप्लाई करना है, ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा 23, 24 तारीख को रहेंगे पहले घर में। दोस्तों पहले ही घर से स्टार्ट करते हैं ताकि 12th हाउस तक आते आते आपको क्लियर हो जाए।
तो पहले घर में रहेंगे चंद्रमा 23, 24 और 25 तारीख को। यहाँ पे ये शुक्र की दृष्टि में होंगे और वहीं यहाँ पे ये शनि के साथ भी युति में रहेंगे। तो 23 और 25 तारीख तो काफ़ी अच्छी रहेगी। 24 को शनि के पास रहने की वजह से विष दोष का थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा उस पीरियड में अपने मन को कंट्रोल करिएगा, यानी थोड़ा शांति के साथ वो दिन निकाल लीजिएगा। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे धन भाव में, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ से प्रति या फैमिली की हेल्थ में कुछ खर्चा हो सकता है। वहीं 28, 29, 21 का मैंने आपको बता ही दिया। 2 और 3 तारीख को और 30 और 31 तारीख को चंद्रमा रहेंगे चौथे घर में। दोस्तों चौथे घर का चंद्रमा कार को भावनाशय का दोष लगाता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कालपुरुषी कुंडली में ये घर चंद्रमा का ही होता है। तो इस पीरियड में घर में थोड़ा मनमुटाव होना या थोड़ा बहस होना या कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होना, ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। 2 नंबर राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आपके लिए वो छठे घर के मालिक हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तब तो ये आपका दिन थोड़ा ठीक चला जाएगा। अदरवाइज इस इन दिनों में आप थोड़ा सा ध्यान ही रखें। और इसमें भी क्या है कि अगर वो उच्च के होंगे तो इस घर के जो प्लैनेट हैं यानी वीनस, वो क्योंकि 9, 10, 11 तारीख वो क्योंकि 7वें घर में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है कि वो अपने कारको भावनाशय के होने के बावजूद भी इस घर के मालिक स्ट्रांग है। यानी अगर आप अपने स्पाउस के साथ या फैमिली में थोड़ा बना के रखते हैं तो आपके लिए ये दिन ठीक निकल जाएंगे। 4, 5, 6 तारीख को ये रहेंगे 5वें घर में। 5वें घर में चंद्रमा का आना पढ़ाई के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में 5वां घर सूर्य का होता है। सूर्य ज्ञान या उस चीज़ के कारक हैं, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का आना कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई वगैरह के लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी तब भी करनी ही पड़ेगी। 7 और 8 तारीख का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लगन के मालिक स्ट्रांग है तभी ये विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंपटीशन के लिए भी ये दिन अच्छे रहेंगे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक है और शनि की भी। वहीं दोस्तों 9, 10, 11 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपकी कुंडली के 7वें घर में, तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र में चंद्रमा का आ जाना मान सम्मान बढ़ाता है, और वहीं शुक्र के साथ हो जाने की वजह से आपके स्पाउस के साथ या कोई धार्मिक चीज़ पे आपका वो हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपका अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वहाँ भी आप कुछ अच्छा आपके लिए डेटिंग या उन सब के लिए कर सकते हैं। चंद्रमा 12, 13 तारीख को आ जाएंगे 8वें घर में। यहाँ फिर वही सेम बात आ जाती है कि लगन का मालिक स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा। और यहाँ कई सारे प्लेनेट बैठे हैं, सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे तो अमावस दोष भी बनेगा, वो भी 8वें घर का। 14, 15, 16 तारीख को आ जाएंगे 9th हाउस में। चंद्रमा का 9th हाउस में आना अच्छा माना जाता है, धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बनेगी और आपके काम अच्छे उसमें होंगे। और वहीं 17, 18 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपकी कुंडली में 10th हाउस में। 10th हाउस में चंद्रमा का आना कार्य पक्ष में या जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं लाभ स्थान में आ जाएंगे ये 19, 20 तारीख को, तो यहाँ पे हर प्लेनेट ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेंगे। यानी अगर आपकी कुछ बीमारी चल रही है तो आप उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये घर छठे से छठा है, भावत भावम के हिसाब से इसे इस तरीके से देखते हैं। यानी पहले से बीमारी चल रही होगी तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। वहीं 21, 22 तारीख को थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, या विदेश रिलेटेड आपकी यात्रा या विदेश में आपका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उसमें कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, अदरवाइज खर्च आपके बढ़ सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ दोस्तों शनिदेव वक्री चल रहे हैं, लेकिन इवन उसके बावजूद भी आपका ये महीना ठीक जाएगा। थोड़े जो उपाय आपको करने चाहिए वो जब 8वां घर काफ़ी एक्टिवेटेड है उसके उपाय आपको डेफिनेटली करने चाहिए। अगर आप हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के लिए हम सेकंड हाउस देखते हैं, और मैंने आपको बताया कि बृहस्पति राहु की काफ़ी दूरी हो जाने की वजह से फैमिली में भी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। यानी कुछ सेलिब्रेशन हो सकते हैं, कुछ फैमिली इवेंट हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई में आपका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं 8वें घर में बुध के होने की वजह से आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी ही चाहिए, और जैसे ही बुध चले जाएंगे 9th हाउस में, यहाँ पढ़ाई के लिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए जो 9, 10, 11 की डेट है ये अच्छी बनती है अगर डेटिंग वगैरह पे जाना चाहते हैं। और वहीं 4, 5, 6 भी अच्छा बनता है, और वहीं 23 और 25 की डेट भी अच्छी बनती है।
दोस्तों इन डेट्स में अगर आपको एडिशनल डेट चाहिए तो आप 19-20 तारीख की भी डेट ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा नवम पंचम राजयोग में होंगे, जो लव और भाग्य के लिए देखा जाता है। ओवरऑल जॉब की बात करें तो 6th हाउस, 9th हाउस, 10th और 11th देखना होता है। और क्योंकि 6 के मालिक तो चंद्रमा है, जो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और 9, 10, 11 का मैंने आपको बताया कि 9 थोड़ा आपका भाव प्रभावित हो रहा है अच्छी स्थिति में महीने के मिड के बाद से, तो कहीं ना कहीं जॉब की स्थिति आपकी उसके बाद अच्छी बनती जाएंगी। और वहीं 8वें घर के मालिक का भी 9वें घर में बैठना अच्छा, सॉरी 10वें घर के मालिक का 9वें घर में बैठना अच्छा है। और वहीं जो 11th हाउस है उसके मालिक का राहु से दृष्टि हो जाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जॉब की परिस्थितियां आपकी इस महीने अच्छी होती चली जाएंगी। मैरिज के लिए भी दोस्तों मिड मंथ और के बाद का पीरियड अच्छा है। और स्पाउस के लिए भी अगर हम चीज़ें देखें तो मिडल ऑफ द मंथ तक थोड़ी चीज़ें आपको संभल के करनी है, उसके बाद बेटर हो जाएंगी। फाइनेंसिस की बात करें तो इसके लिए ये पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा बना हुआ है। और ओवरऑल गेंस की बात करें तो दोस्तों हालांकि थोड़े महीने आप और वेट करेंगे तो अच्छा है, लेकिन तब भी महीना जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा आपकी लाइफ में ओवरऑल गेंस बढ़ते चले जाएंगे। इन जनरल आपको महीना अच्छा करने के लिए या वैसे भी लाइफ में पहले 5वें और 9वें घर को मजबूत करना चाहिए। पहला घर शनिदेव का है तो शनिदेव को ओम नमः शिवाय करना, शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय के अलावा शिव चालीसा करना अच्छा रहेगा। शिवलिंग पे आप जल भी चढ़ा सकते हैं। वहीं बुध देव के लिए आप गणेश आरती और गणेश चालीसा कर सकते हैं। गणेश आरती हर रोज़ कर सकते हैं, गणेश चालीसा वेडनेसडे को कर सकते हैं। और शुक्र देव के लिए जिसको भी आप कुल देवी मानते हैं, माँ लक्ष्मी है, वो उसका आप पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं। यानी जिनको भी आप अपनी फैमिली में पूजते हैं एज अ देवी, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए जो कलर अच्छे रहेंगे वो रहेंगे लाइट ब्लू, ग्रीन और वहीं पे सफ़ेद या सिल्वर। तो इन कलर्स का आप प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये महीना मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है और महीने के मिड के बाद का पीरियड और भी अच्छा दिखता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही जानकारी मैं लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।